फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात करें तो बजट 2023 में एक ही बात समझ आ रही है कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, बट इसके अलावा भी इंडिविजुअल टैक्सेशन में कुछ कुछ प्रोविजंस है जो कि चेंज हुए हैं और वो इफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के टैक्सेशन को। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, स्टैंडर्ड डिडक्शन और क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि इंडिविजुअल टैक्सेशन को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले है बिजनेस ट्रस्ट की इनकम। जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, ये लोग बिजनेस ट्रस्ट कहलाते हैं। इनकी इनकम टैक्स फ्री होती है ट्रस्ट के हैंड में, बट सेम यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होती है, और जो कि हम पास थ्रू इनकम के थ्रू इसको टैक्सेबल करते हैं अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। तो बिजनेस ट्रस्ट की जो इनकम है वो ट्रस्ट के हाथ में तो एग्जेम्प्ट रहती है, बट यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल रहती है। तो क्या करते हैं ये जो बिजनेस ट्रस्ट है, ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द नेचर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट्स। अब रीपेमेंट ऑफ अगर आपने डेट किया है तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है और टैक्सेशन के परव्यू से बाहर हो जाती है। तो इसी के कारण न्यू प्रोविजन सेक्शन 56 में एंटर करा है, उनने इंसर्ट करा है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 का क्लॉज 12। उसमें उन्होंने ये बताया है कि कोई भी इनकम अगर आपको बिजनेस ट्रस्ट से मिलती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, unless it is exempt under clause 23 FC and 23 FCA of section 10। तो सेक्शन 10 के अगर ये दो क्लॉज में इनकम एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब है वो टैक्सेबल नहीं होगी। पर अगर वो कवर नहीं होती है इन दोनों क्लॉज में तो फिर वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में। वैसे ही अगर जो इनकम मिली है आपको ट्रस्ट से वो सेक्शन 115 यूए सबसेक्शन 2 में फॉल करती है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी, वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। तो बेसिकली अगर अब आपको बिजनेस ट्रस्ट से इनकम मिली है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। एंड वैसे ही अगर आप रिडीम करते हो आपके यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के जो आपने यूनिट्स होल्ड करके रखे हैं वो रिडीम करते हैं, तो जितने भी आपने रिडीम करा है वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चेंज आया है वो आया है बिजनेस ट्रस्ट की इनकम को लेके। New provision has been inserted under section 56 subsection 2 clause 12 as follow. Income chargeable to income tax under the head income from other sources shall also include any sum received by a unit trust from business trust, यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट। कोई भी सम रिसीव हुआ है उसको इनकम ट्रीट कर दी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अनलेस इट इज कवर्ड इन क्लॉज 23 FC एंड 23 FCA ऑफ सेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 115 UA। Next है where the sum received by a unit holder from a business trust is for redemption of units or units held by him, the sum received shall be reduced by the cost of acquisition of the unit or units to the extent such cost does not exceed the sum received। नेक्स्ट जो चेंज आया वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने रैशनलाइजेशन किया है। ये बताया है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हैं वो या तो वन सिंगल पेमेंट में या एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम वो 5 लाख इन अ ईयर एक्सीड करती है, तो जो मेच्योरिटी के टाइम पे आपको पैसे मिलेंगे वो टैक्सेबल होंगे। पर अगर डेथ के केस में मिलते हैं तो वो अभी भी एग्जेम्प्ट होंगे। तो इसी के बारे में उन्होंने चेंज किया है। इट इज प्रपोज टू टैक्स इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप for which provision already exists, having premium or aggregate of premium above 5 lakhs in a year. Income is proposed to be exempt if received on the death of insured person. This income shall be taxable under the head income from other sources. तो ये जो income होगी ये other sources के head में taxable होगी। Deduction अभी भी मिलेगा। Deduction shall be allowed for premium paid if such premium has not been claimed as deduction earlier. और ये जो प्रोविजन है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। तो अगर 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम अमाउंट है तो उससे अब जो इनकम आपको मिलेगी वो टैक्सेबल होगी, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी एक्सेप्ट इट इज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। नेक्स्ट है
डबल टैक्सेशन हो रहा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में फॉर एक्वायरिंग, रिन्यूइंग और रिकंस्ट्रक्टिंग। तो अब आप बोलेंगे ये कैसे डबल टैक्सेशन हो रहा था? तो सब लोगों को ये तो पता होगा कि अगर आप लोन लेते हैं फॉर एक्वायरिंग अ हाउस प्रॉपर्टी और रिन्यूइंग और रिकंस्ट्रक्टिंग, तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपको एज अ डिडक्शन मिलता है फ्रॉम इनकम और फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट। एंड एक और एडिशनल डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6A में। अब क्या हो रहा है कि जब हम ये हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो जब कॉस्ट निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी ये इंटरेस्ट पोर्शन है वो एडेड रहता है। तो इस कारण क्या डबल डिडक्शन आपको मिल गया। एक तो जब आप पे कर रहे हैं तब आपको इंटरेस्ट का छूट मिल गया, और जब आप बेच रहे हैं तो आपने उसको कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया इंटरेस्ट को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो वो फिक्स एसेट में कैपिटलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली उनको क्लॉज डालना पड़ा कि अब जो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम निकालेंगे या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे, उसमें जो इंटरेस्ट आपने क्लेम करा होगा अंडर सेक्शन 24 या चैप्टर 6A का, या कहीं पे भी आपने किया होगा अगेंस्ट योर इनकम, तो वो पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो यही चेंज लेकर आए हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डबल टैक्सेशन। कौन सा डबल टैक्सेशन? एक तो जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से बताते हैं वहां आप क्लेम कर लेते हैं डिडक्शन। इट इज क्लेम्ड, इंटरेस्ट इज क्लेम्ड इन फॉर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24, एंड इन सम केसेस द डिडक्शन इज ऑल्सो बीइंग क्लेम्ड अंडर अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A ऑफ द एक्ट। सेकेंड डिडक्शन कहाँ मिलता है? while computing capital gain on transfer of such property, this same interest also forms a part of cost of acquisition or cost of improvement under section 48 of the act। इसलिए जो नया क्लॉज इंसर्ट कर रहे हैं प्रोविजो, वो 48 सेक्शन में कर रहे हैं। इट इज प्रपोज टू इंसर्ट अ प्रोविजो आफ्टर क्लॉज 2 of the section 48 so as to provide that the cost of acquisition or cost of improvement shall not include the amount of interest claimed under section 24 और chapter 6 से। तो जो भी आपने इंटरेस्ट क्लेम किया होगा वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। इसमें आप अगर कंट्रीब्यूट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? तो इसके लिए नए क्लॉज इंसर्ट करे गए हैं। न्यू क्लॉज सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज 12C इंसर्ट किया है। एग्जेम्प्ट्स द पेमेंट रिसीव फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड बाय अ पर्सन एनरोल्ड अंडर द अग्निपथ स्कीम 2022 और देयर नॉमिनी। New clause 17 subsection 1 sub clause 9 provides that the contribution made by the central government to the Agniveer Corpus Fund account shall be considered as salary of the individual। तो एक तो सैलरी प्रोविजन में क्लॉज इंट्रोड्यूस करा है और एक एग्जाम सेक्शन में इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसमें सेक्शन 10 जो कि एग्जाम सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि अग्निवीर कॉर्पस फंड से जो भी पेमेंट रिसीव होगी नॉमिनी को या वो उस पर्सन को जो कि एनरोल्ड है अग्निपथ स्कीम में, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। और साथ ही साथ उन्होंने सैलरी में ये भी बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है अगर अग्निवीर कॉर्पस फंड में तो वो सैलरी ट्रीट होगी। तो अब ये क्या बात हो गई? सैलरी भी एक तरफ माना जा रहा है और एक तरफ एग्जाम भी करा जा रहा है। और एक आप जब सैलरी ट्रीट कर रहे हो तो इसका मतलब है वो टैक्सेबल हो रही है। बट इसके लिए एक नया सेक्शन चैप्टर 6A में ही डाल दिया है 80CCH। ये नया सेक्शन लेकर आया है जिसमें सैलरी तो ट्रीट हो रही है बट उसी के साथ साथ डिडक्शन भी आपको मिल रहा है। अ करस्पॉन्डिंग डिडक्शन ऑफ द सेम हैज बीन प्रोवाइडेड एज मेंशन अबव। न्यू सेक्शन 80CCH प्रोवाइड्स दैट अ डिडक्शन ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय असेसी एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस सेक्शन में दोनों अमाउंट का डिडक्शन मिल रहा है। जो पर्सन है जो असेसी है वो अमाउंट जो डिपॉजिट कर रहा है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, वो दोनों का डिडक्शन आपको 80CCH में मिल जाएगा। पर इसमें एक कैच है। कैच क्या है? जो न्यू रिजीम में बात करें ना, न्यू रिजीम में जब आप ऑप्ट करते हैं तो चैप्टर 6A का डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलता। पर 80CCH ये जो नया सेक्शन है इसका आपको डिडक्शन मिलेगा न्यू रिजीम में। पर कैच ये है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी बस उतने अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा, आपने जितना किया उतना नहीं मिलेगा। इट इज टू बी नोटेड दैट
the that the above deduction in respect of government contribution is allowed in the new regime. On the other hand, deduction in respect of contribution made by assessee is not allowed in new regime. तो जो assessee contribute करेगा वो new regime में नहीं मिलेगा. अब ये अग्निपथ स्कीम है क्या, ये भी समझ लेते हैं। इतना तो समझ लिया अग्निपथ के लिए कि तीन तीन सेक्शन, ये दो क्लॉज इंट्रोड्यूस करे गए हैं, एक नया सेक्शन लेकर आए। तो अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम इज डिफाइंड एज अ स्कीम फॉर द एनरोलमेंट इन इंडियन आर्म फोर्स। जो भी पर्सन इंडियन आर्म फोर्स में एनरोल हो रहा है उनके लिए ये अग्निपथ स्कीम है, इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अग्निवीर कॉर्पस फंड एज अ फंड डिफाइंड इन पैरा 2 सब क्लॉज सी ऑफ अग्निपथ स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड पूरा सिनेरियो इन इनकम टैक्स एक्ट। लास्ट है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल होता है, उस पे टीडीएस अट्रैक्ट होता है। और अगर नॉन पैन बेस्ड केस है तो उसमें 30% से टैक्स लगता था, तो अब उस रेट को रिड्यूस कर दिया है, 20% लिया है। इट इज प्रपोज टू ओमिट सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 192A which requires that TDS is required to be deducted at maximum marginal rate in case of non-furnishing of PAN. After omission of the said provision, TDS at the rate of 20% shall be deducted in such cases. तो 20% हो जाएगा। जो प्रोविजन था मैक्सिमम मार्जिनल रेट 30% की बात करता था, उसको डिलीट कर दिया है। अब उसकी जगह 20% से ही डिडक्ट होगा अगर आपने पैन प्रोवाइड नहीं करा है। तो प्लीज पैन प्रोवाइड करिए सो दैट आपका जो टीडीएस अगर डिडक्ट हो रहा है विड्रॉल में तो वो कम टीडीएस डिडक्ट हो। तो होप आपको इंडियन टैक्सेशन से रिलेटेड समझ आया होगा बजट 2023 में क्या है। सिर्फ न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी काफी चीजें जो इनडायरेक्टली एक इंडिविजुअल के टैक्सेशन को इफेक्ट करती है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।